हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के बारे में, जो एक देश एक नियम के अनुरूप है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे देश में अगर कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है तो उसे आईपीसी की धारा के तहत दर्ज किया जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि पूरे देश में कमर्शियल लॉज भी एक समान है, पर पूरे देश में सिविल लॉज एक समान नहीं है। ऐसा इसलिए था कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो वो भारत को लूटने के लिए तरह तरह के प्रयास करते थे। उन्होंने भारत को लूटने के लिए और अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में कमर्शियल लॉज पैदा किए, कमर्शियल लॉज शुरू किए जो पूरे देश में एक समान हैं। इसी तरह पूरे देश में आपराधिक मामलों के लिए इंडियन पिनल कोड आईपीसी भी या क्रिमिनल लॉज भी एक समान है, पर सिविल कोड एक समान नहीं है। पर जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो हिंदुओं, सिखों, बुद्धिस्ट और जैन्स के लिए तो लॉज आ गए, पर मुस्लिम वर्ग के लिए कोई ऐसे कानून नहीं आए। उन्हें अपनी शादी, तलाक, उत्तराधिकार के लिए जो नियम है वो अपने मजहब के हिसाब से तय करने पड़ते थे। तो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा नियम है जो सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होता है। द टर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन पार्ट 4 आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 44 कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अब हम बात करेंगे यूसीसी के ऊपर हुई डिबेट्स के बारे में। इसे हम दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहले है प्री इंडिपेंडेंस एरा। अकॉर्डिंग टू लेक्स लोकी रिपोर्ट 1840, भारतीय संहिता में सबसे पहले क्राइम्स, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट पर यूनिफॉर्मिटी की बात की गई थी। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द क्वीन विक्टोरियाज प्रीक्लेमेशन इन 1859, रानी विक्टोरिया की 1859 में हुई उद्घोषणा के अनुसार उन्होंने धार्मिक मामलों में किसी भी तरह का इंटरफेयर ना करने का वादा किया था। सो इस तरह से क्रिमिनल लॉज तो एक समान बन गए, पर पर्सनल लॉज किसी कम्युनिटी के आधार पर जो बनने थे वो डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए अलग अलग थे। अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की। तो ये बात थी कि ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान लिखा जा रहा था तो भारत के प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने यूसीसी को लागू करने की बात कही थी। हालांकि कट्टर धर्मपंथियों के विरोध और जनता में ज़्यादा जागरूकता ना होने के कारण इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 44 में शामिल किया गया था। इसी साल के कुछ और सुधार भी थे, जैसे कि द हिंदू कोड बिल, जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने बनाया था, जिसमें तलाक को लीगल किया गया था, बहुविवाह का विरोध किया गया था। इसे धर्मपंथियों का काफ़ी विरोध मिला, पर अंत में 4 अलग अलग छोटे बिलों को मिलाकर इसका एक डिल्यूटेड वर्जन निकाला गया था। फिर आया सक्सेशन एक्ट 1956। इसमें क्या था कि मूल रूप से बेटियों को पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता था, उन्हें अपने सिर्फ भरण पोषण का अधिकार मिलता था। पर समय के साथ साथ 9 सितंबर 2005 में इस एक्ट में असमानता को दूर किया गया और इसकी अमेंडमेंट की गई। इसके अलावा द हिंदू मैरिज एक्ट, माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। इसके अलावा एक स्पेशल मैरिज एक्ट आया जो 1954 में इनेक्ट किया गया था, विच प्रोवाइड फॉर सिविल मैरिजेस आउटसाइड ऑफ एनी रिलीजियस पर्सनल लॉ। मतलब कि इसमें कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत धर्म के अलावा किसी भी समुदाय में शादी कर सकता था। अब हम आते हैं केस स्टडी पर। सबसे पहले हम केस लेंगे शाह बानो केस। 1985 में केस आया जिसमें एक 73 वर्ष की महिला शाह बानो को उसके पति ने 3 तलाक दे दिया और गुजारा भत्ता देने से भी मना कर दिया। उसने अदालतों के दरवाजे खटखटाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर वो हाई कोर्ट तक गई। दोनों अदालतों ने शाह बानो के हक में फैसला सुनाया। उसके पति ने यह कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो हमारे इस्लामिक कानून के विरुद्ध हो।
तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद 1985 में ही ऑल इंडिया क्रिमिनल कोड के तहत मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट प्रोविजन सेक्शन 125 के तहत उसके पक्ष में ये फैसला सुनाया और सिफारिश की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड स्थापित किए जाएं। इस मामले से जुड़े कुछ तथ्य इस प्रकार थे। अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम पर्सनल लॉ, गुजारा भत्ता केवल इद्दत की अवधि तक ही मिलता है, जो लगभग 90 दिनों की होती है। और सीआरपीसी की धारा 125 सभी नागरिकों पर समान लागू होती है और पत्नी के भरण पोषण का प्रावधान करती है। इस फैसले के बाद देश भर में आंदोलन हुए, चर्चाएं हुई, बैठकें हुए और इस दबाव के चलते सरकार ने द मुस्लिम वीमेंस एक्ट 1986 लागू किया। फिर आया डैनियल लतीफ़ी केस, जिसमें द मुस्लिम वीमेंस एक्ट को चुनौती दी और कहा कि ये आर्टिकल 14 और 15 के तहत समानता के अधिकार को और आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर द मुस्लिम वीमेंस एक्ट को सीआरपीसी की धारा 125 के साथ सुसंगत बनाया। इसमें कहा कि तलाक के बाद इद्दत तक मिलने वाली राशि इतनी बड़ी होनी चाहिए कि पत्नी का फ्यूचर सिक्योर हो जाए या फिर दोबारा शादी करने तक उसका भरण पोषण चलता रहे। फिर एक केस आया सरला मुद्गल केस, जिसमें कहा कि क्या हिंदू कानून के तहत शादी करने वाला व्यक्ति क्या इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी कर सकता है। तो इस पर अदालतों की टिप्पणी थी कि अगर उसने भारतीय कानून के तहत शादी की है तो इस्लाम अपनाकर भी वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो अपराधी होगा और धारा 494 आईपीसी के तहत उस पर आपराधिक कार्रवाई होगी। अब फिर से वापस आते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। तो आपको बता दें कि गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें यूसीसी पूरी तरह से लागू है। गोवा में पोर्चुगीज सिविल कोड 19वीं सदी में लागू किए गए थे and this was not replaced after its liberation। इसके फीचर्स क्या हैं? The UCC in Goa is a Portuguese law that allow equal division of income and property between husband and wife and between the children. Every birth, marriage and death have to be compulsory registered। और तलाक के लिए भी कई प्रावधान हैं। जिन मुस्लिमों की शादियां गोवा में रजिस्टर्ड हैं वो दोबारा शादियां या बहुविवाह नहीं कर सकते। तलाक के मामले में प्रत्येक पति पत्नी आधी आधी संपत्ति के हकदार हैं। एंड इन केस ऑफ डेथ द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज हाफ फॉर द सर्वाइविंग मेंबर। माता पिता अपने बच्चों को पूरी तरह से बेदखल नहीं कर सकते। उन्हें अपनी संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा बच्चों को देना ही होगा। अब हम बात करते हैं, अगर यूसीसी देश में लागू होता है तो इसका फ्यूचर क्या होगा, क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें आएंगी। तो सबसे पहले तो ये भारत को एकीकृत करेगा। इट विल इंटेग्रेट इंडिया। भारत को जाति, धर्म आदि के बावजूद इकट्ठा करेगा। दूसरी बात है कि ये वोट बैंक की राजनीति को कम करेगा। जाहिर सी बात है, अगर सभी एकीकृत होंगे, सभी इकट्ठा होंगे, इंटेग्रेट होंगे, तो वोट बैंक के लिए जो हम इलेक्शन के समय में देखते हैं कि कई राजनेता धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं या कुछ कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, आपके समुदाय के लिए ऐसा करेंगे, तो ये बातें सब बंद हो जाएंगी। फिर आएगा कि जो यूसीसी है, समान नागरिक संहिता, ये कई कम्युनिटीज जो अपने पर्सनल लॉज के दम पर कुछ बातें करते हैं, ये उनको खारिज कर देगा। फिर आएगा ये महिलाओं को अधिकार देगा। यूसीसी है जो महिलाओं की स्थिति में सुधार करेगा। अब मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर यूसीसी पूरे देश में लागू होता है तो यह भारत और भारतीय लोगों के लिए फायदे का काम होगा। पर इस पर सरकार को यह करना चाहिए कि यूसीसी के बारे में जो भी अधिकतर महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आम जनता तक पहुंचानी चाहिए और जनता को भी उसके हक में ये बात करनी चाहिए कि सबसे पहले अपनी राय जो उनके दिमाग में पहले से बनी हुई है उसको तोड़कर थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, थोड़ा सा जानना चाहिए कि यूसीसी अगर है क्या, उसके बारे में इसको क्या फायदा होता है। तो ये थी हमारी जानकारी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।